नमस्कार, मेरा नाम अरूप है और आप देख रहे हैं व्यू ऑफ रंगापारा यूट्यूब चैनल। असम में 27 मार्च से 3 चरणों में सभी जिलों में 126 सीटों के लिए चुनाव शुरू होने जा रहे हैं और इस बीच बीजेपी ने भी गुवाहाटी पे जेपी नड्डा और सर्बानंद सोनोवाल की मौजूदगी में अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इस मैनिफेस्टो में काफ़ी बड़े बड़े दावे किए गए हैं, वादे किए गए हैं असम के लोगों के लिए। तो क्या है वो वादे, इस वीडियो में आज हम विस्तार से देखेंगे। और साथ ही इस मैनिफेस्टो में असम के चाय गार्डन के जो लेबर हैं उनके लिए कुछ नहीं है, तो इस बारे में भी हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, इस बार का जो असम का विधानसभा चुनाव होने जा रहा है वो काफ़ी ज़्यादा रोमांचक होने जा रहा है। रोमांचक इसलिए जहां एक तरफ सांप और नेवले की तरह लड़ रही पार्टी AIUDF और कांग्रेस, जो सालों से एक दूसरे को गालियां देती आ रही है, वो इस बार इस चुनाव में एक साथ हो गए हैं क्योंकि उन्हें सर्बानंद सोनोवाल की सरकार को गिराना है, यानी कि बीजेपी सरकार को असम से हटाना है। तो वहाँ दूसरी तरफ अगर बात करें अखिल गोगोई की, तो अखिल गोगोई ने इस बार एकदम फिल्मी स्टाइल में माहौल बनाया है क्योंकि अखिल गोगोई डिब्रूगढ़ सीट से जेल से ही इस बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो वहाँ अगर तीसरी तरफ अगर बात करें तो छात्र संस्था से उम्मीदवार बने नुरिनज्योति गोगोई भी अपनी सरकार बनाना चाहते हैं असम में, और इस बार उन्होंने का को मुद्दा बनाया है, यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को मुद्दा बना के वो चाहते हैं कि असम के लोग उन्हें वोट दें। तो अगर रूलिंग पार्टी की बात करें तो रूलिंग पार्टी में तो आप जानते ही हैं कि हमारे हेमंत बिस्वा शर्मा, जिन्हें असम के लोग मामा कह के बुलाते हैं, मामा जी पूरी तैयारी में है और लोगों को स्कूटी दे रहे हैं और बुलेट देने के वादा कर रहे हैं कि ताकि उनको वापस बीजेपी की सरकार असम में बन जाए। तो हेमंत बिस्वा शर्मा भी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं बीजेपी को वापस सत्ता में लाने के लिए। तो अब आते हैं असम के बीजेपी के विधानसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र के ऊपर। क्या है इस घोषणा पत्र में, क्या क्या वादे किए गए हैं, आइए उसको एक बार विस्तार से मतलब मोटा मोटी पॉइंट्स पे एक बार ध्यान देते हैं। तो क्या है इस मैनिफेस्टो में, आइए आपको मोटा मोटी तौर पे समझाते हैं। तो जेपी नायडू जी ने पहले तो कहा है कि असम की माटी, संस्कृति और जो उनकी जो सामाजिक जो कल्चर जिसे कहते हैं उनकी पूरी रक्षा की जाएगी। और इसके साथ ही जो पहला जो उन्होंने इस मैनिफेस्टो में जो बिंदु रखा गया है कि जो ये बाढ़ की जो समस्या है उस पर पूरी नज़र रखी जाएगी। ब्रह्मपुत्र मिशन के तहत वह कुछ योजना बनाई जाएगी, उसके ऊपर जो बाढ़ हर साल आती है, जो कितने लोगों को बेघर करते हैं, उन पे काम किया जाएगा। तो दूसरा है 30 लाख परिवार को हर महीने 3,000 रुपये आर्थिक मदद दी जाएगी। ठीक है, चलो अच्छी बात है ये। तो उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है नामघरों को 1.5 लाख रुपया करके आर्थिक मदद दी जाएगी। चलिए ये भी अच्छी बात है, हर नामघर को मदद मिलेगा। उसके बाद शिक्षा पे उन्होंने कहा है सरकारी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा दी जाएगी और 8वीं से पास करने के बाद छात्रों को साइकिल दी जाएगी। ठीक है, ये भी अच्छी बात है। उसके बाद है NRC पे पूरा काम होगा, सही तरीके से NRC बनेगा असम के लिए। चलिए ये भी बहुत अच्छी बात है। उसके बाद है असम की जो सीमा है उसको निर्धारित किया जाएगा, असम की जो बाउंड्रीज है उसको पूरी उस तरह से काम किया जाएगा कोई ताकि घुसपैठिया आसानी से असम में घुसपैठ ना कर सके। उसके बाद आता है आत्मनिर्भर असम जो स्कीम है, इसके तहत रोज़गार मिलेगा, जो अलग अलग जगह पे आर्थिक मदद दी जाएगी, इससे बिजनेस बढ़ेगा और असम डेवलप होगा। उसके बाद है 8वें नंबर पे है 2 लाख लोगों को सरकारी नौकरी का वादा किया गया इसमें। मतलब अगर बीजेपी की सरकार आती है तो असम में 2 लाख लोगों को युवाओं को सरकारी नौकरी दी जाएगी और 8 लाख प्राइवेट सेक्टर में नौकरी मिलेगी। तो बहुत ही बड़ा वादा है, खैर देखा जाएगा ये पूरा होता है कि नहीं। 8 लाख या 2 लाख यानी कि 10 लाख नौकरी देने का वादा है इस पर। ठीक है, उसके बाद 9वें नंबर पे है स्वामी विवेकानंद के नाम से योजना बनाई जाएगी। स्वामी विवेकानंद नाम से योजना बनाई जाएगी, उसमें 10 लाख से अधिक युवाओं को रोज़गार देने की बात है, यानी कि कुछ लोन दिया जाएगा, कुछ आर्थिक मदद देके उन्हें कुछ बिजनेस के लिए खड़ा किया जाएगा। ठीक है, चलिए ये भी बहुत अच्छी बात है। उसके बाद 10वें नंबर पे उन्होंने कहा है कि असम के हर किसी के पास ज़मीन में पट्टा, मतलब जो आपके ज़मीन में जैसे कि कागजात वगैरह, उन सब के ऊपर काम किया जाएगा। मैंने जो असम में कहते हैं पट्टा, हाँ, जब सबको ज़मीन में अपना पट्टा मिलेगा। चलिए ये भी अच्छी बात है।
और इसके साथ ही अवैध निर्माण के ऊपर भी रोक लगाने की बात की गई है। तो देखिए, इस अगर मैनिफेस्टो को अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें चाय के मज़दूरों के लिए कुछ भी नहीं है, यानी कि ना के बराबर है। लेकिन देखिए, आप हर रैली में इन चाय मज़दूरों की जो बात होती है वो सभी नेता करते आ रहे हैं, लेकिन मैनिफेस्टो में उनके लिए कुछ नहीं है। और इसके साथ ही अगर आप ध्यान दें तो क्लॉज 6 की जो बात कर रहे थे, जब का आंदोलन जब हो रहा था सब में, तो उस वक्त जो नेताओं ने क्लॉज 6 पे ध्यान देने के लिए जो बात की थी, ध्यान देने की बात की थी, उस पर भी यहाँ कोई डिस्कशन नहीं है। तो देखिए, चाय के मज़दूर को एक तरह से वोट बैंक काफ़ी पुराने समय से बनाया गया है। अब देखिए, इसकी जो चाय जो मज़दूर हैं उनके ऊपर बहुत पुराने समय से पॉलिटिक्स किया जा रहा है। पहले देखिए कांग्रेस करती थी और अब यहाँ बीजेपी कर रही है। अब किस तरह से कर रही है पॉलिटिक्स, किस तरह से होता है, इनको वोट बैंक क्यों कहा जाता है, इसको समझने की आप कोशिश कीजिए। देखिए, असम में जो 126 में जो 40 सीट है उसके ऊपर जो है ये जो चाय मज़दूर है ये इनका कब्ज़ा होता है। इनका कब्ज़ा होता है मतलब इसका मतलब क्या है, जैसे कि मान लीजिए जो 40 सीट है उस पे जो चाय के मज़दूर जिन पार्टी के उम्मीदवार को वोट देते हैं उनकी ही सरकार बन जाए, मतलब उनकी ही उम्मीदवार वहाँ जीत जाते हैं। मतलब सरकार में उन्हीं के आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। मतलब ये मामला है, इसलिए उन्हें मतलब वोट बैंक बनाया जाता है। लेकिन देखिए, हर चुनाव में एक तरह से उनका इस्तेमाल ही किया जाता है। बस ऐसे उनकी तरफ से कोई नेता खड़ा होता है पार्टी में, वो जीत के चले जाते हैं, लेकिन फिर उनके जो मुद्दे होते हैं उसे टाल दिया जाता है। अब जैसे कि कई सालों से असम में जो चाय के जो मज़दूर हैं यहाँ असम में काम कर रहे हैं ब्रिटिश के ज़माने से। अब वो यहाँ पे अपना एसटी स्टेटस मांग रहे हैं। उसके बाद उनको अच्छी हेल्थ फैसिलिटी चाहिए जो कि इस वक्त बहुत ही ख़राब है। इसके साथ ही उनके जो डेली वेजेस है जिसे हजीरा कहते हैं वो काफ़ी कम है। तो इससे ऐसा लगता है कि चाय के जो बागान में जो काम करने वाले लेबर है वो मोदी सरकार से थोड़ी इस बार नाराज़ हैं। तो हो सकता है कि इस बार मोदी सरकार की काफ़ी जो वोट है कट सकते हैं। ये अब पूरी तरह 100% तो नहीं कह सकते, लेकिन कटने के चांसेस भी है। और दूसरी तरफ अगर आप बदरुद्दीन अजमल की पार्टी की बात करें तो उनके जो पार्टी है AIUDF वो 30% मुस्लिम वोट को भी काटते हैं। जैसे कि आपके सिलचर ले लीजिए, धुबरी ले लीजिए, उसके बाद करीमगंज ले लीजिए, इन सब जगहों पे उनके जो वोट्स है वो इफ़ेक्ट करते हैं। अगर साफ तौर पे कहे तो ऐसा लग रहा है कि बीजेपी के लिए जो सरकार बनाना या फिर बीजेपी को चुनाव में अच्छा नतीजा लाना बीजेपी के लिए, मुझे नहीं लगता कि इस बार इतना आसान हो पाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ कई सारे वोट काटने के चांसेस हैं। तो हम आशा करते हैं कि इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ असम की राजनीति के बारे में जानकारी मिली होगी। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल व्यू ऑफ रंगापरा को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।